Hello students, welcome to City Online Classes. This is Anjali Singh and I am teaching you Banking Operation Semester 2 Unit 1 and Lecture 13. So today's topic is Reserve Bank of India Act 1934, जिसका जो हम लोग क्या था अपना जो चैप्टर 3 था वो हम लोग क्या करे थे जो है वो डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, जो हमारा चैप्टर 3 था उसके बारे में हम लोग क्या है डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, आरबीआई एक्ट का लास्ट लेक्चर में हम लोग जो हमारे लास्ट के 2 लेक्चर्स थे उसमें भी हम लोगों ने अपना क्या किया था, जो चैप्टर 3 था उसे डिस्कस किया है एंड उसकी जो कुछ चीज़ें अभी भी बची हुई हैं जो कि इस लेक्चर में कवर हो जाएंगी। सो पहला हमारा क्या है इसमें, दैट इज एसेट्स ऑफ द इशू डिपार्टमेंट। ठीक है, हम लोग अब क्या लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे, इशू डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, एसेट्स। ठीक है, हमारे एसेट्स क्या है इशू डिपार्टमेंट की, उसकी बात हो रही है। सो द एसेट्स ऑफ द इशू डिपार्टमेंट शैल कंसिस्ट ऑफ गोल्ड कॉइन, गोल्ड बुलियन, फॉरेन सिक्योरिटीज, रुपी कॉइन एंड रुपी सिक्योरिटीज to such aggregate amount as is not less than the total of the liabilities of the issue department as herein after demand। ठीक है, डिफाइन। तो अगर हम बात करें एसेट्स की, तो जो एसेट्स होंगी आपकी इशू डिपार्टमेंट की, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें कंसिस्ट होती हैं आपकी, गोल्ड कॉइन होता है। ठीक है, क्या किन किन चीजों को कंसीडर किया जाता है एसेट्स में, आपकी जो गोल्ड कॉइन होती हैं उन्हें, उसके साथ में क्या है जो गोल्ड बुलियन होते हैं उसे कंसीडर किया जाता है, साथ ही साथ आपका क्या है फॉरेन सिक्योरिटीज एंड रुपी कॉइन एंड रुपी सिक्योरिटीज को भी इसमें कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब क्या है आपका जो आपकी ये एसेट्स होती हैं ये क्या होनी चाहिए, आप जो लाइबिलिटीज है इशू डिपार्टमेंट की उनसे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि जो एसेट्स हैं वो क्या है, एसेट्स आपके हमेशा इक्वल होनी चाहिए किसकी, लाइबिलिटीज से। तो ठीक है, तो ये इशू डिपार्टमेंट के साथ भी यही है कि जो उनकी एसेट्स होंगी वो क्या है उनकी लाइबिलिटीज से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन देखें तो द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द गोल्ड कॉइन एंड गोल्ड बुलियन एंड फॉरेन सिक्योरिटीज हेल्ड एज एसेट्स एंड द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द गोल्ड कॉइन एंड गोल्ड बुलियन सो held shall not at any time be less than 200 crores of rupees and 115 crores of rupees respectively है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसकी आपकी जो एग्रीगेट वैल्यू है किसकी, गोल्ड कॉइन की एंड गोल्ड बुलियन की, ठीक है, इसको मिला करके जो उनकी वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, वो 200 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या है जो आपकी गोल्ड कॉइन है एंड गोल्ड बुलियन है, ठीक है, उनको मिला करके जो एग्रीगेट और जो आपकी फॉरेन सिक्योरिटीज है, ठीक है, इन तीनों को मिला के जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 200 करोड़, इससे कम नहीं होनी चाहिए। एंड उसके बाद अगर हम बात करें आपकी तो गोल्ड कॉइन एंड गोल्ड बुलियन की अगर हम सिर्फ बात करें तो क्या है 1500 जो है 100 करोड़ 115 करोड़ से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। थर्ड वन देखें, दैट इज फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन गोल्ड कॉइन एंड गोल्ड बुलियन शैल बी वैल्यूएट एट 19 अ प्राइस नॉट एक्सीडिंग द इंटरनेशनल मार्केट प्राइस। ठीक है, अब आपको क्या होता है कि क्योंकि आपको पता है कि आपका क्या है, अच्छा एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये कंसीडर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि क्या है कि जब भी कोई जो डिपार्टमेंट है जो आपका इशू डिपार्टमेंट है, आपको पता है ये जब करेंसी इशू करते हैं तो करेंसी इशू करने के लिए इन्हें क्या करना पड़ता है, इन्हें रिजर्व रखना पड़ता है। ठीक है, क्या है जब ये करेंसी इशू करते हैं तो करेंसी इशू करने से पहले इन्हें क्या करना पड़ता है, अपने पास रिजर्व जो है वो होल्ड करके रखना पड़ता है, उसके बाद ही क्या है करेंसी को इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उसमें रिजर्व में क्या क्या चीजें होनी चाहिए ये हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया, जिसमें आपकी फॉरेन सिक्योरिटीज, गोल्ड बिलियन एंड ऐसे बहुत सारी बॉन्ड्स है ना, ये सब चीजें क्या है कंसीडर की जा रही थी। तो अगर हम बात करें दिस पर्पस के लिए जो आपका है जो एसेट्स के लिए, तो जो गोल्ड कॉइन एंड गोल्ड बुलियन है उसको वैल्यूएट किया जाता है किस पे, प्राइस नॉट एक्सीडिंग द इंटरनेशनल मार्केट प्राइस। ठीक है, तो किस प्राइस पे वैल्यूएट किया जाएगा, उस प्राइस पे वैल्यूएट किया जाएगा जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस चल रही होगी। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस चल रहा होगा उससे ज्यादा प्राइस पे आप उसको वैल्यूएट नहीं कर सकते हैं।
and rupee coin shall be valued at its face value and securities shall be valued at rates not exceeding the market rates for the time being obtaining है, ठीक है। तो जो तीनों चीजें हैं उनकी अगर हम बात करें वापस से समझते हैं तो हमारे जो गोल्ड कॉइन्स थे एंड जो बुलियन है उनकी जो वैल्यूएशन होगी वो किस पे होगी, इंटरनेशनल मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा, ठीक है, उसके इक्वल होगी या फिर उससे कम पे होगी, बट उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। और अगर हम रुपी कॉइन की बात करें तो रुपी कॉइन शैल बी वैल्यूएट, जो रुपी कॉइन वैल्यूएट होगी वो किस पे होगी, उसकी फेस वैल्यू पे, ठीक है। आपकी रुपी कॉइन किस पे वैल्यूएट होगी, उसकी फेस वैल्यू पे। और अगर हम बात करें किसकी, सिक्योरिटीज की, तो सिक्योरिटीज आपकी किस पे वैल्यूड होगी, सिक्योरिटीज शैल बी वैल्यूएड एट रेट्स नॉट एक्सीडिंग द मार्केट रेट्स है, ठीक है। जो आपकी मार्केट रेट्स हैं, अभी यहाँ पे करंट में जो मार्केट रेट है आपकी डोमेस्टिक मार्केट रेट की बात हो रही है, तो उस पे वो वैल्यूएड होंगी, उससे एक्सीडिंग उससे ज्यादा पे वो वैल्यूएड नहीं हो सकती हैं। फोर्थ वन देखें तो ऑफ द गोल्ड कॉइन and gold bullion held as assets not less than 17/20 shall be held in India, and all gold coin and gold bullion held as assets shall be held in the custody of the bank or its agencies है। तो जो गोल्ड कॉइन है एंड गोल्ड बुलियन है जो कि क्या है, एक एसेट्स की तरह रखी गई है, ठीक है। तो वो क्या है, 17 और 20 से कम नहीं होनी चाहिए इंडिया में। एंड जो गोल्ड कॉइन एंड गोल्ड बुलियन एज एसेट्स रखे गए हैं कहाँ पे, बैंक कस्टडी में, तो कहाँ पे रखे जाएंगे, बैंक की कस्टडी में या फिर उसकी किसी एजेंसी में, ठीक है। नेक्स्ट देखें आपका, तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द फॉरेन सिक्योरिटीज विच मे बी हेल्ड एज पार्ट ऑफ द एसेट्स शैल बी, तो इस पर्पस के लिए जो कि आपकी फॉरेन सिक्योरिटीज, आपको पता है कि आप जो इशू डिपार्टमेंट है उन्हें क्या है, उन्हें करेंसी इशू करने से पहले रिजर्व रखना पड़ता है, और उस रिजर्व का जो है फॉरेन सिक्योरिटीज क्या है, उस रिजर्व का पार्ट है, ठीक है। आपको पता होगा कि जो फॉरेन सिक्योरिटीज है क्या है, उस रिजर्व का पार्ट है, ठीक है। तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, तो इस सेक्शन के लिए मतलब जो एसेट्स के लिए जो फॉरेन सिक्योरिटीज हैं विच मे बी हेल्ड, जो कि हेल्ड की जाएंगी एज अ पार्ट ऑफ द एसेट शैल बी, ठीक है। वो एसेट्स की पार्ट की तरह रखी जा रही हैं, तो वो क्या होनी चाहिए, सो सिक्योरिटीज किस तरह की होनी चाहिए, तो देखें, so securities of the following kinds payable in the currency of any foreign country which is a member of the International Monetary Fund, ठीक है। तो जो सिक्योरिटीज हैं वो क्या है, जो नीचे बताई जा रही हैं चीजें उनके अकॉर्डिंग किसी भी तरह की भी सिक्योरिटीज हो सकती हैं, ठीक है। इन द जो कि क्या होंगी, पेबल होंगी किसमें, किसी भी फॉरेन करेंसी में, ठीक है। किसमें पेबल होंगी, पेबल इन द करेंसी ऑफ एनी फॉरेन कंट्री, सॉरी, ठीक है। किसी भी जो फॉरेन कंट्री है, कौन सी फॉरेन कंट्री, वो फॉरेन कंट्री जो कि आईएमएफ का क्या है, पार्ट है, ठीक है। वो फॉरेन कंट्री जो कि क्या है, आईएमएफ का मेंबर है, अगर वहां की कोई करेंसी होती, वहां की कोई सिक्योरिटीज होती हैं उसको हेल्ड करके रखा गया है तो वो एसेट कंसीडर की जाएंगे, ठीक है। फिर से समझिए क्या है कि आपका क्या है, आपने देखा कि आपके जो एसेट्स में फॉरेन सिक्योरिटीज को इंक्लूड किया गया है। अब वो सिक्योरिटीज कौन सी होंगी, तो क्या है, वो सिक्योरिटीज कौन सिक्योरिटीज होती हैं, कोई भी कंट्री, ठीक है, कोई भी कंट्री जो कि क्या है, आईएमएफ का मेंबर है, ठीक है। कोई भी फॉरेन कंट्री जो कि आईएमएफ का मेंबर है, ठीक है, तो वहां की सिक्योरिटीज को, ठीक है, वहां की जो सिक्योरिटीज होंगी उसको क्या कर सकते हो, जो है उसको जो है इशू डिपार्टमेंट हेल्ड करके रख सकती है, ठीक है। नेमली, अब इसमें कौन कौन सी चीजें होंगी, बैलेंसेस विद द बैंक विच इज द प्रिंसिपल करेंसी अथॉरिटी ऑफ दैट फॉरेन कंट्री and any other balances or securities in foreign currency maintained with or issued by the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the International Development Association or the International Finance
कॉरपोरेशन और एशियन डेवलपमेंट बैंक और द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स और एनी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, by the central government in this behalf provided that they are repayable within a period of 10 years। तो बैलेंस क्या हो सकते हैं, जो ये सिक्योरिटीज हैं, वो अभी हम लोग ऊपर जो बात करी सिक्योरिटीज की, तो ये सिक्योरिटीज कैसे हो सकती हैं, कैसे मिल सकती हैं, कैसे पेबल हो सकती हैं, तो जो है इन सारे जो आपके क्या है इंस्टीट्यूशन बताए गए, जैसे आपका ये क्या है IMF बताया गया है ना, आपका जो IBRD बताया गया, उसके साथ में आपका क्या था जो है आपका IDA है, दैट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, या फिर आपका क्या हो गया IFC हो गया है ना, या फिर ADB हो गया। इसके इन जो इंस्टीट्यूशन बताए गए, अगर इनके थ्रू, ठीक है, इनके थ्रू आप कोई सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं या कोई बैलेंस आप हेल्ड करके रख रहे हैं, ठीक है, जो कि पेबल होंगे कितने टाइम पीरियड के बाद में, 10 ईयर्स के बाद में पेबल होंगे, कितने टाइम पीरियड के बाद में, 10 ईयर्स के बाद में, तो ये आपके क्या कंसीडर किए जाएंगे, फॉरेन सिक्योरिटीज कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट देखें, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज बीइंग 2 और मोर गुड सिग्नेचर्स एंड ड्रॉन ऑन एंड पेबल एट एनी प्लेस in that foreign country and having a maturity not exceeding 90 days है, ठीक है, या फिर क्या कर रखा है आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, क्या कर रखा है आपने, जो आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज थे आपने उन्हें होल्ड कर रखा है, जिसमें क्या है 2 या 2 से ज्यादा अच्छे मतलब क्या है यहाँ पे गुड सिग्नेचर्स मीन्स किसी रेपुटेटेड सिग्नेचर, किसी रेपुटेटेड पर्सन का सिग्नेचर उस पे है, ठीक है, एंड ड्रॉन ऑन पेबल एट एनी प्लेस इन दैट फॉरेन कंट्री, ठीक है, और वो क्या है, वो ड्रॉन लिखे गए हैं और पेबल है कहाँ पे, किसी फॉरेन कंट्री में, ठीक है, किसी फॉरेन कंट्री में वो पेबल होंगे, फॉरेन इट्स मीन को क्या है फॉरेन करेंसी में पेबल होंगे, और जो उसकी मेच्योरिटी है, ठीक है, जो उसकी मेच्योरिटी है वो मेच्योरिटी क्या होगी 90 डेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एंड हैविंग अ मेच्योरिटी नॉट एक्सीडिंग 90 डेज, ठीक है, जो मेच्योरिटी है वो 90 डेज से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, तो इसे क्या है आपकी फॉरेन सिक्योरिटीज में कंसीडर किया जाएगा। थर्ड वन आपका देखें, दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ दैट फॉरेन कंट्री मेच्योरिंग विद इन 10 ईयर्स है, ठीक है, या फिर आपने क्या कर रखा है किसी दूसरे फॉरेन कंट्री का, किसी दूसरे कंट्री जिसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन कंट्री, ठीक है, वहां की कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आपने हेल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, वहां की कोई क्या, वहां की आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखा हुआ है, जो कि मेच्योर होंगी कब 10 ईयर्स में, ठीक है, कब मेच्योर होंगी विद इन 10 ईयर्स, तो वो आपकी क्या कंसीडर की जाएगी फॉरेन सिक्योरिटी कंसीडर की जाएगी। या फिर इसके साथ में क्या है एनी ड्रॉइंग राइट्स रिप्रेजेंटिंग अ लाइबिलिटी ऑफ द IMF है, ठीक है, अगर आपके पास क्या है आपके ड्रॉइंग राइट्स हैं, ठीक है, आपके पास कोई भी ड्रॉइंग राइट्स है तो वो क्या है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है लाइबिलिटी किसकी IMF की, तो वो भी आपका क्या है इसमें कंसीडर किया जाता है। अब हम बात करते हैं किसकी लाइबिलिटीज की, लाइबिलिटीज ऑफ द इशू डिपार्टमेंट, ठीक है, अभी हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस किया, एसेट्स के बारे में डिस्कस किया इशू डिपार्टमेंट के, अब हमारा क्या है अब लाइबिलिटीज क्या है इशू डिपार्टमेंट की हम ये देखते हैं, ठीक है। So, the liabilities of the issue department shall be an amount equal to the total of the amount of the currency notes of the government of India and bank notes for the time being in circulation है, ठीक है, तो जो क्या है आपकी जो आपकी लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, जो लाइबिलिटीज होती है इशू डिपार्टमेंट की वो क्या है आपकी shall be an amount, ठीक है, वो इक्वल होंगी किसके, उस अमाउंट के इक्वल होंगी जो कि जितने अमाउंट से आप क्या है आपके जो आपने करेंसी नोट्स हैं, ठीक है, क्या होंगी जो लाइबिलिटी होंगी इशू डिपार्टमेंट की वो इक्वल होंगी उस अमाउंट से जितने अमाउंट के आप क्या है करेंसी नोट जो हैं वो इशू कर रहे होंगे, ठीक है, जो आपके यहाँ सर्कुलेशन में करेंसी नोट्स जितने भी अमाउंट का होगा उतनी ही क्या उसकी लाइबिलिटीज होंगी, ठीक है, उतनी ही क्या होंगी इशू डिपार्टमेंट की लाइबिलिटीज होंगी।
नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें क्या है, दैट इज सस्पेंशन ऑफ एसेट्स रिक्वायरमेंट्स एज टू फॉरेन सिक्योरिटीज है। ठीक है, तो आपके क्या है, जो सस्पेंशन है, मतलब आपके जो एसेट्स रिक्वायरमेंट है एज टू फॉरेन सिक्योरिटीज, उसका सस्पेंशन कैसे होता है। तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस द बैंक में with the previous sanction of the central government for periods not exceeding 6 months। ठीक है, क्या है आपका 6 month, अपना टाइम पीरियड देखने का क्या है, not exceeding 6 month in the first instance which may with the like sanction be extended from time to time by periods not exceeding 3 months at a time है। ठीक है, पहले तो क्या होगा कि आपके जो फॉरेन प्रोविजंस है ना, तो उनका जो सैंक्शन टाइम पीरियड है वो क्या है, वो जो है 6 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता फर्स्ट टाइम में। ठीक है, उसके बाद क्या है, वो उसे और एक्सटेंड कर सकते हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए, 3 मंथ के लिए। ठीक है, एक बार में 3 मंथ के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। hold as assets foreign securities of less amount in value than the required by subsection 2 of section 33 है। फिर देखते हैं हम लोग क्या, दैट हमारा ऑब्लिगेशंस ऑफ गवर्नमेंट एंड द बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ रुपी क्वाइन है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है या फिर जो बैंक है आपकी, उनकी ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं, किसके रिस्पेक्ट में, रुपी क्वाइन के रिस्पेक्ट में। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अंडरटेक नॉट टू पुट इनटू सर्कुलेशन एनी रुपी। ठीक है, तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है, शैल अंडरटेक नॉट टू पुट इनटू सर्कुलेशन एनी रुपीज है, कि आप सर्कुलेशन में कोई भी रुपीज क्या है नहीं लेकर के आएंगे, कब तक, एक्सेप्ट थ्रू द बैंक है, बैंक के थ्रू ही। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं राइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट नहीं है किसी भी रुपी को क्या करना, सर्कुलेशन में लाने का, तब तक जब तक कि वो बैंक के थ्रू उसको नहीं लेके आते हैं। ठीक है, एंड बैंक शैल अंडरटेक नॉट टू डिस्पोज ऑफ रुपी क्वाइन अदरवाइज देन फॉर द पर्पज ऑफ सर्कुलेशन है, और बैंक क्या है, सर्कुलेशन के अलावा किसी और पर्पज के लिए रुपी क्वाइन को डिस्पोज नहीं करती है। नेक्स्ट हम देखें तो हमारा क्या है, ऑब्लिगेशंस टू सप्लाई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ करेंसी है। ठीक है, तो जो आपकी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ करेंसी है उनको सप्लाई करने के ऑब्लिगेशंस क्या है। सो द बैंक शैल इशू रुपी क्वाइन ऑन डिमांड इन एक्सचेंज फॉर बैंक नोट्स है। तो जो बैंक है वो क्या है, वो इशू कर सकती है क्या, रुपी क्वाइन, किसके डिमांड पे, ऑन डिमांड इन एक्सचेंज ऑफ फॉर बैंक नोट्स। बैंक नोट्स के बदले आप क्या, जो बैंक है वो क्या कर सकती हैं, रुपी क्वाइन को इशू कर सकती हैं, एंड करेंसी नोट्स के बदले वो क्या कर सकती हैं, जो है रुपी क्वाइन को इशू कर देती हैं। बट किसी इशू करेंगी, क्या वो कॉमन पब्लिक को इशू करेंगी, नहीं, किसको इशू करेंगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, द बैंक शैल इशू रुपी क्वाइन ऑन डिमांड इन एक्सचेंज फॉर बैंक नोट्स एंड करेंसी नोट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and shall issue currency notes or bank notes on demand in exchange for a coin which is legal tender under the Indian Coinage Act 1906 है। ठीक है, और उसके अपोजिट क्या है कि किसी कॉइन के बदले ये क्या है, बैंक नोट और करेंसी नोट को इशू कर सकती हैं। ठीक है, जो कि क्या होंगी, अगर वो लीगल टेंडर होंगे किसमें, इंडियन कॉइनेज एक्ट के अंदर। तो नेक्स्ट है आपका, द बैंक शैल इन एक्सचेंज फॉर करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स ऑफ 2 रुपीज और अपवर्ड सप्लाई करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स ऑफ लोअर वैल्यू और अदर कॉइन्स विच आर लीगल टेंडर अंडर द इंडियन कॉइनेज एक्ट 1906 है, एंड सच क्वांटिटीज एज मे इन द ओपिनियन ऑफ द बैंक मे बी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हम देखें, दैट इज ट्रांजेक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज। तो द बैंक शैल सेल टू और बाय फ्रॉम एनी ऑथराइज्ड पर्सन हु मेक्स अ डिमांड इन दैट बिहाफ एट इट्स ऑफिस इन बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली और मद्रास or at such of its branches as the central government may
by order determine foreign exchange at such rates of exchange and on such condition as the central government may from time to time by general or special order determine, having regard so far as rates of exchange are concerned to its obligation to the इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ठीक है, तो जो आपका बैंक है उसके पास क्या है, जो आपका आरबीआई है उसके पास राइट है कि वो सेल कर सकता है और बाय कर सकता है क्या, फॉरेन एक्सचेंज को। ठीक है, अपनी किसी भी जो उनके मेन ऑफिसर्स हैं, उनके जो लोकल ऑफिसर्स हैं उनके उसके थ्रू, या फिर उनके जो ब्रांचेस हैं उसके थ्रू। ठीक है, वो क्या है, वो गवर्नमेंट के लिए और ऐसे भी क्या है टाइम टू टाइम जो है जनरल पर्पस के लिए या स्पेशल ऑर्डर के लिए वो क्या कर सकते हैं, जो आपके एक्सचेंज है फॉरेन एक्सचेंज है उनको डिटरमाइन करने के लिए क्या है, जो आपकी आरबीआई है वो आपका फॉरेन सिक्योरिटीज को बाय भी कर सकती है और सेल भी कर सकती है। नेक्स्ट है आपका पब्लिकेशन ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बाय द बैंक है, तो द बैंक शैल कॉज टू बी पब्लिश्ड each fortnight a consolidated statement showing the aggregate liabilities and assets of all the scheduled banks together based on the returns and information received under this act or any other law फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स है। ठीक है, तो जो बैंक है वो क्या है, इन्हें क्या करना पड़ता है, इन्हें हर टाइम ईच फोर्टनाइट, ठीक है, इन्हें क्या करना पड़ता है, हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में अपनी एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करना पड़ता है, पब्लिश करना पड़ता है किस चीज के, जिसमें कि जो बैंक्स की जितने भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उनका एक साथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो है और उनकी जो रिटर्न्स हैं उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, एंड